सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लेके आए हैं जीएसटी का यूनिट 1 का चैप्टर रजिस्ट्रेशन। सो ये नोट्स बहुत ही प्रिस्क्राइब नोट्स हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स से पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर अपना कर पाएंगे। शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। सो अंडर द जीएसटी, सप्लायर नीड टू ऑब्टेन अ स्टेट वाइज जीएसटी। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज जीएसटी। इट मीन्स कि अगर आप जीएसटी के अंडर का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको जिस भी स्टेट में आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले लिया एंड वो दूसरे स्टेट के लिए भी काम करेगा। सप्लायर नीड टू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन इन एवरी यूटीएन स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ पे भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रही होगी। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन परमानेंट अकाउंट नंबर से लिया जाता है और उसी पे बेस्ड होता है। अगर जो सप्लायर है वो एक ही स्टेट में एक से ज़्यादा बिजनेसेस चला रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी है कि वो सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो सिंगल ले सकता है, और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब सिंगल रजिस्ट्रेशन ही सारे टैक्सेस के लिए एलिजिबल होता है। लाइक CGST, SGST, UTGST, सारे जीएसटी के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। जीएसटी लेते टाइम आपको एक GSTIN प्रोवाइड किया जाता है जो कि 15 डिजिट का नंबर होता है। इसका फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आपका स्टेट कोड होता है, नेक्स्ट 10 डिजिट आपका पैन नंबर होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 22। तो सेक्शन नंबर 22 हमें बताता है कि हमारी जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो कब थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होती है और कब हमें रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम लायबल हो जाते हैं। अगर आप सप्लायर हैं एक्सक्लूसिव सर्विस के, नोटिफाइड गुड्स के या फिर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के, ध्यान रखना मैंने सिर्फ गुड्स की बात यहाँ की ही नहीं है, नोटिफाइड गुड्स की बात की है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट मीन्स आप लाइबल टू रजिस्ट्रेशन तब हो जाता है जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से अबव हो जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे हम सीखेंगे। अब ये कुछ स्पेसिफाइड स्टेट है जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से हटा के 10 लाख कर रखी है, जो कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड है। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बनाया MMIN याद करने के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई करते हो गुड्स की, एग्जेम नोटिफाइड गुड्स, मतलब नोटिफाइड गुड्स को छोड़ के सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज की भी नहीं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टर्नओवर लिमिट है वो है 40 लाख। अगर आपका 40 लाख से ऊपर हो जाता है तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब ये लिमिट जो है वो 20 लाख कर रखी है अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पौंडीचेरी और सिक्किम में, जिसका शॉर्ट फॉर्म A स्टम्प है। और ये लिमिट 10 लाख है इन अ स्टेट मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब आ जाता है व्हाट इज़ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से होते हैं? देखो, अगर कोई भी आइसक्रीम है या कोई और एडेबल आइस है, पान मसाला, टबैको या मैन्युफैक्चर्ड टबैको सब्सटीट्यूट है, फ्लाई ऐश ब्रिक है, एग्रीगेट ब्लॉक्स, बिल्डिंग रॉक्स, सैरेमिक, रूफ टाइल्स एंड ब्रिक ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ये सब आपका नोटिफाइड गुड्स में आता है। आपको ये खुद से याद करना पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। देन हम सीखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइन है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई जो भी हमने की है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज में चाहे रिवर्स चार्ज में, वो लेते हैं। इसके अलावा जो एग्जेम सप्लाई है, एग्जेम सप्लाई के अंदर आता है हमारा निल रेटेड, नॉन टैक्सेबल और होली एग्जेम, इन सब का टोटल ले लेते हैं। जो एक्सपोर्ट किया है हमने गुड्स एंड सर्विसेज का या दोनों का, वो ले लेते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई वो लेते हैं। जो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर से किया वो भी ले लेते हैं। इनका सबका टोटल कर देते हैं। ये हमारा एग्रीगेट टर्नओवर आ जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम सप्लाई दोनों आती है, ये बात याद रखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज इन दैट। फिर आ जाता है एक्सक्लूशन। दो चीज़ें हैं जो एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में नहीं आता। पहला, हमारे जितने भी GST टैक्सेस हैं, मतलब सेंट्रल, स्टेट, UT टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्सेस है, सीज, वो नहीं आते। और आपने जो इनवर्ड सप्लाई की है अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो नहीं आती। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन अ बिहाफ इज ऑल हिज प्रिंसिपल। ये नोट है, इसका मतलब ये है कि आप अगर एजेंट की तरह भी कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ना, तो वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट होगा। भले ही आप प्रिंसिपल नहीं हो, आप एजेंट हो, किसी प्रिंसिपल के लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हो, स्टिल वो काउंट होगा। देन सेकेंड नोट, रजिस्ट्रेशन नीड टू टेक ओनली द स्टेट एंड यूटी वेयर द सप्लायर इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। जहाँ पे भी आप टैक्सेबल सप्लाई करो, सिर्फ उसी स्टेट और यूटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप नॉन टैक्सेबल या एग्जेम सप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एग्जाम्पल है
यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि सप्लाई हुई है हरियाणा से 3 लाख की, उत्तर प्रदेश से 4 लाख की, नागालैंड से 4 लाख की, टोटल हमारा 10 लाख हो गया। अब आपको पता है कि जो नागालैंड की थ्रेशोल्ड लिमिट हमने ऊपर पढ़ी थी वो 10 लाख है और यहाँ पे 11 लाख हो रहा है। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम 10 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट कंटेन करेंगे या फिर हरियाणा उत्तर प्रदेश की लिमिट जो कि 20 लाख है वो कंटेन करेंगे। सो क्योंकि द पर्सन इज ऑपरेटिंग इन नागालैंड ऑल्सो जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, सो ही इज़ लाइबल टू रजिस्टर। मीन्स लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होगी। अगर सब दूसरा इसी को हमने एक्सटेंड किया है, अगर सप्लाई हो रहा है हरियाणा से 10 लाख का, यूपी से 20 लाख का और नागालैंड से 20 लाख का, बट जो नागालैंड से सप्लाई हो रहा है वो एग्जेम सप्लाई है, तो क्योंकि एग्जेम सप्लाई में हमें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है, तो हेयर थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी 40 लाख इंस्टेड ऑफ द 10 लाख। ये वही सारी चीज़ मैंने लिखी है, आप एक बार इसे रोक के पढ़ सकते हैं। देन आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 23, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पढ़ने वाले कौन कौन लायबल टू रजिस्टर है ही नहीं। पर्सन इंगेज इन नॉन टैक्सेबल और होली एग्जेम्प्ट फॉर द टैक्स इज़ नॉट लायबल टू रजिस्टर, लाइक अल्कोहल, पेट्रोल वगैरह। अगर कोई भी एग्जेम सप्लाई कर रहा है या नॉन टैक्सेबल या होली एग्जेम सप्लाई कर रहा है तो ही इज़ नॉट लायबल टू रजिस्टर। अगर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है जो प्रोड्यूस करता है अपने लैंड में और फिर उसे सप्लाई करता है तो वो भी नॉट लायबल टू रजिस्टर है। अब एग्रीकल्चरलिस्ट की डेफिनेशन क्या है, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन की गई है। कोई भी इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि कल्टीवेशन करता है लैंड पे, चाहे तो खुद से करता हो, चाहे फिर लेबर फैमिली लेबर का यूज़ करता हो या फिर किसी सर्वेंट को उसने रख रखा हो, वो सब एग्जाम में आता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, मानो सपोज राम है जो कि वीट सेल कर रहा है और उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख है। ही इज़ नॉट लायबल टू रजिस्टर बिकॉज ही इज़ एन एग्रीकल्चरिस्ट टिल नाउ। बट अगर राम वीट के साथ क्लोथ भी सप्लाई कर रहा है और फिर उसका टर्नओवर 50 लाख का है तो ही इज़ लायबल टू रजिस्टर बिकॉज वो सिर्फ अब एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है बल्कि वो अब क्लोथ की भी सप्लाई कर रहा है। थर्ड आ जाता है पर्सन इंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज बट टैक्स नीड टू बी पे अंडर द रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब कोई सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की ही सप्लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो टैक्स है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पे करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है कि यहाँ पे सप्लायर को रिसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता, इंस्टेड ऑफ जो रिसिपेंट है वो ही गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देता है। तो ये भी एग्जाम फ्रॉम सप्लाई, क्योंकि जब तुम्हें टैक्स ही नहीं देना तो फिर तुम क्यों ही रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 22 को ओवरराइड कर देता है। मतलब आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा हो थ्रेशोल्ड से या ना कर रहा हो, यू आर लायबल टू रजिस्टर। पहला, अगर कोई भी पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स की, एग्जेम्प्ट इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट को, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स की हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़ के, ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे सेक्शन नंबर 22 ही एप्लीकेबल होता है, हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं ना, जो कि सेक्शन 24 के अंडर कवर होता है, जो सेक्शन 24 इस पर एप्लीकेबल नहीं होता हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे, सो आपको सिर्फ पैन ऑब्टेन करना होता है और ईबे बिल अपना जनरेट करना होता है। देन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेना कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि आप टेम्प्रेरी बेसिस पे कहीं पे बिजनेस कर रहे हो। मान लो श्री कृष्णा है जो कि उत्तर प्रदेश में उनका बिजनेस चल रहा है बट वो एग्जीबिशन के लिए दिल्ली आए हैं, तो ही इज़ एन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देन अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, सेम मतलब कोई पर्सन है जो इंडिया के बाहर रहता है या फिर इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और वो इंडिया में कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पे बिजनेस करने आया है, इधर फॉर अ एग्जीबिशन और एनी अदर, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब आप एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला, अमेज़ॉन। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, कि हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। जो भी पर्सन लायबल टू रजिस्टर होता है ना, उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है
हर एक उस स्टेट या यूटी में जहाँ पे भी वो लाइबल है विद इन 30 डे फ्रॉम अ डेट ही बिकम अ लाइबल। मान लो अगर आप आज लाइबल हुए तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। जो एनआरटी और सीटीपी होते हैं उन्हें 5 डे प्रायर टू स्टार्ट अप बिजनेस, मतलब जिस दिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना उससे 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे है कि मान लो आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ है 5/7/2023 को, तो विद इन अ 30 डे यू नीड टू अप्लाई फॉर अ रजिस्ट्रेशन। देन एक नोट है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन 30 डेज़ के अंदर नहीं लिया तो आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा ना वो होगा जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला है। मतलब आप आईटीसी जो है वो उसी दिन से क्लेम करेंगे जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला है। ठीक है, बट अगर आप विद इन 30 डे अप्लाई कर देते हो तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा जिस दिन आप लाइबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप उसी डेट से आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। देन आ जाता है एज पर सेक्शन 25(3) एनी पर्सन कैन टेक अ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, और जो प्रोसीजर होगा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का वो सेम ही होगा। पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन, उनको डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किया जाएगा जीएसटी के अंदर। मान लो आपका एक ही पैन है, पैन अकाउंट तो आपका सेम ही है, बट आपने एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लिए हैं तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। और अगर आपने अपनी दूसरी ब्रांच से अपनी पहली ब्रांच को अगर कुछ भी सप्लाई किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम सप्लाई, मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, और उस पर भी जीएसटी लगेगा। एवरी पर्सन मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन शेल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन और फर्निश अ प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड। मतलब कोई भी पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा। अब कुछ पर्सन्स हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आता है पर्सन नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल, और पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाइड बाय एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कोई ये अप्लाई होता है किसी स्पेसिफाइड एजेंसी पे, जैसे यूएनओ की कोई स्पेसिफाइड एजेंसी है, या कोई मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूएन एक्ट 1947 के अंदर बताया गया है, या फिर कोई एम्बेसी है फॉरेन कंट्री की, उन पे जो यूआईएन जिनके पास नंबर होता है ना वो सिर्फ जीएसटी जो भी उन्होंने पेड किया है इनवर्ट सप्लाई पे उसे क्लेम करने के लिए होता है, मतलब आईटीसी क्लेम करने के लिए होता है। दे आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड दे आर नॉट नीड टू पे अ टैक्स, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं होता है। देन आ जाता है स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो वो आपको रजिस्टर कर देते हैं खुद से। अब इस केस में क्या है कि कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्वे हुआ और उसमें प्रॉपर ऑफिसर ने पाया कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है बट आपने नहीं लिया, तो वो आपको टेम्प्रेरी बेसिस पर रजिस्टर कर देते हैं। सच पर्सन शेल ईदर, वो पर्सन या तो पहली कंडीशन है कि वो 90 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ले ले, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन को परमानेंट करा ले, या फिर अपील फाइल कर दे अगेंस्ट अ टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अपीलेट अथॉरिटी में अपील डाली टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में और स्टिल आपको बोल दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, आपकी अपील रिजेक्ट कर दी, सो आपको विद इन अ 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच ऑर्डर, आपको विद इन अ 30 डे फ्रॉम अ डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आपका जो जीएसटीएन है उसकी इफ़ेक्टिव डेट जो होगी ना रजिस्ट्रेशन की, वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन डेट ही होगी जिस दिन आपको प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्टर किया था, मतलब आप उसी दिन से आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब अगर सीटी पे एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन लेना है तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, तो हर एक सीटी पे एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, हमने अभी पढ़ ही लिया है। उसका टर्नओवर एक्सीड करे ना करे डजेंट मैटर, आपको एटलीस्ट 5 डे प्रायर अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और उसके लिए आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन डालनी होती है। इसके अलावा आपको जीएसटी एडवांस में डिपॉजिट करना होता है। अब ये जीएसटी कैसे है, मतलब कितना डिपॉजिट करना है वो आप खुद एस्टीमेट करते हो कि आपको कितना बिजनेस हो जाएगा और आप डिपॉजिट कर देते हो। आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है, फिर जो मैक्सिमम टाइम होता है उस सर्टिफिकेट का वो 90 डेज़ होता है। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए होती है कि आपको और टाइम रुकना है और टाइम बिजनेस करना है तो 90 डेज़ का मैक्स एक्सटेंशन मिल जाता है, और उसके लिए भी आपको दोबारा एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, और आपका जो लाइबिलिटी है वो ऑलरेडी सबमिट करना पड़ता है पहले से।
NRTP जो होता है ना, उनको इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन डालनी पड़ती है विद द सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। अगर वो कोई बिजनेस एंटिटी है और इंडिया के बाहर बनी है तो उस केस में आपको सबमिट करना पड़ता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर यूनिक नंबर, जिसके बेसिस पे आपकी जो कंट्री है आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, और पैन भी अगर अवेलेबल है तो। अगर NRTP या CTP को एक्सटेंशन कराना होता है तो उन्हें एप्लीकेशन देनी होती है फॉर्म GST REG 11 में बिफोर एंडिंग द वैलिडिटी पीरियड। अब आ जाता है सेक्शन 28 रूल 19 कि आप रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कैसे करा सकते हो। देखो, कुछ होते हैं कोर एरिया, जहाँ पे अमेंडमेंट तभी होती है जब प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल आता है। अब कोर एरिया क्या होता है? नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल डिलीशन ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर हु डजंट वारंटी कलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो आपका अमेंडमेंट होगा वो सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर के अप्रूवल के बाद होगा। बट नॉन कोर एरिया जो होते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल एड्रेस आपको चेंज करना है, ठीक है, तो उनको सिर्फ वेरिफिकेशन के थ्रू ही हो जाता है। अब आ जाता है सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उसकी क्या प्रोविजन है? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेक्शन। देन कैंसिलेशन एट अ रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट। कई बार क्या होता है कि रजिस्टर्ड पर्सन खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है, और ये कौन कौन से केस होते हैं? अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है फुल्ली किसी भी रीज़न से, इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, अमलगेट विद अनदर लीगल एंटिटी, डिमर्ज या ट्रांसफर टू द ऑनगोइंग कंसर्न, या फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है वो चेंज हो रहा है, जैसे कि आप पार्टनरशिप फॉर्म से सोल प्रोप्राइटर में ट्रांसफ़र हो रहे हो, या आपका जो टैक्सेबल पर्सन है अब लाइबल टू टैक्सेबल रहा ही नहीं है, या आपने कैंसिलेशन बाय द, ये तो प्रोविज़न हो गई कि आप खुद से जब कैंसिल कराने जाते हो। अब क्या होता है कि कई बार GST ऑफिसर भी खुद से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो कब कब केसेस में प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है? पहला, रजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस। मान लो आपने कहा कि आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश से चल रहा है बट आप वहाँ से बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, तो उस केस में आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हो लेकिन गुड्स को सप्लाई करे बगैर, इसका मतलब क्या है? सिर्फ आप ITC लेने के लिए या टैक्स क्रेडिट लेने के लिए ही आप इनवॉइस इशू कर रहे हो और आपने कुछ सप्लाई करा ही नहीं है गुड्स का। वायलेशन ऑफ कंडीशन बाय टेकिंग ITC एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 16 मिसमैच ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3। अगर आप रूल 16 का वायलेशन करते हो, मतलब आपका जो GSTR 1 है और GSTR 3 भी है वो मैच नहीं हो रहा। GSTR 1 आपका आउटवर्ड सप्लाई के बारे में पूरा कंटेन करता है और GSTR 3 भी जो भी आपने सप्लाई किया है उसकी समरी कंटेन करता है। अगर वो मैच नहीं हो रहा तो मतलब आपने रूल का वायलेशन किया और इस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर आपने सेक्शन 171 ऑफ द एक्ट वायलेट किया है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने GST का रेट डिक्रीज़ किया था लेकिन आपने बेनिफिट कस्टमर को नहीं दिया, आपने कस्टमर से उतना ही GST चार्ज किया। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर हो जो कि सेक्शन 10 के अंडर आता है और आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपना रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम और आपने 6 महीने तक कॉन्टीन्यूसली अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया है और आपने 6 महीने तक बिजनेस शुरू ही नहीं किया, उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। और आपने रजिस्ट्रेशन तो लिया है लेकिन फ्रॉड, विलफुल इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन या फिर सप्रेशन करके फैक्ट को। अब सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने खुद से अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है वो या फिर एप्लीकेशन में जो आपने डेट मेंशन की है वो, उन दोनों में से जो लेटर वाली होगी उस दिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर आपका किसी भी रीज़न से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो डेट ऑफ सस्पेंशन वही होगी जो प्रॉपर ऑफिसर ने डिटरमाइन की है, ठीक है। और ये कहा गया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू कैंसिल होता है तो वो आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कम्युनिकेट करेगा, ईमेल एड्रेस जो भी आपने दिया है उस पर, कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि आप बताओ क्यों आपने ये चीज़ की, या आपको पूरा टाइम दिया जाएगा अपनी जो भी सफाई है वो देने का, ठीक है। और आप जिस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट रिक्वायर टू फर्निश, कोई भी रिटर्न आपको फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है और आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हो, ओके। सस्पेंशन पीरियड के टाइम पे आप कोई रिफ़ंड भी क्लेम नहीं कर सकते हो। GST रिफंड अगर आपका कोई है वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। सस्पेंशन ऑफ रजिस्टर डीम टू बी रिवोक अपॉन द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर प्रॉपर ऑफिसर्स और सच रिवोकेशन शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन कम इनटू इफेक्ट। ये है कि आपका जो सस्पेंशन है वो रिवोक माना जाएगा
अगर आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कभी भी रिवॉक कर सकता है। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर ने बोल दिया कि आज से आपका सस्पेंशन रिवॉक हो गया तो वो मान लेंगे, या फिर आपका अगर पूरा प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया है तो उस दिन से मान लेंगे। जैसे 10/7/2023 को आपने सस्पेंशन की एप्लीकेशन डाली, ठीक है, और आपका पूरा प्रोसेस चला और आपका सस्पेंशन जो है रिवॉक हो गया 39 को। तो इस प्रोसेस के टाइम पे ना तो आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, ना ही आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। अब आपका सस्पेंशन जो है वो रिवॉक हो गया है, ठीक है, तो आप 31 अक्टूबर को रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे इस पूरे टाइम पीरियड का। 10/7 to 39 इस पूरे टाइम पीरियड का आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करोगे और जीएसटी फाइल भी करोगे पूरे पीरियड का, ठीक है। अब आ जाता है अमाउंट पेबल ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ता है। मान लो आपका जो कैंसिलेशन था वो 15/7 को हुआ है और उससे एक दिन पहले 14/7 को आपके पास रॉ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल इन वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और कैपिटल गुड्स थे। तो इसका जो भी आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? जो भी आपने आईटीसी लिया है उतना, या जीएसटी उस पर जितना पेएबल है वो। ये एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आप एक बारी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। देन आ जाता है व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल बाय द सुओ मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, रिवोकेशन कैन बी अप्लाई बाय द प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल होता है तो आप इसको रिवॉक करने के लिए 30 डेज़ के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो उस डेट से जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है आपके सफिशिएंट ग्राउंड पे फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, रिवोकेशन हो जाएगा विद इन 30 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड द कम्युनिकेशन तो रिसिप्ट। मतलब अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो विद इन 30 डे जिस दिन आपने रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन डाली, आपका रिवोकेशन कैंसिल माना जाता है। मतलब आपका जो कैंसिलेशन है वो रिवॉक माना जाता है। ही में रिजेक्ट द रिवोकेशन, अगर वो रिजेक्ट भी करते हैं आपके रिवोकेशन एप्लीकेशन को तो पहले वो आपको CSN इशू करेंगे ताकि आप अपना क्लैरिफिकेशन दे सकें 7 डेज़ के अंदर, ठीक है। और फिर आपके क्लैरिफिकेशन देने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताया जाएगा कि आपका क्लैरिफिकेशन सही लगा प्रॉपर ऑफिसर को या फिर नहीं लगा। मतलब एक्सेप्ट कर ली गई आपकी एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर दी गई है। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब मैंने यहाँ पे बताया था ना कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी होती है, तो अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन नहीं दे सकते तो आप एक्सीड करा सकते हो अपने इस पीरियड को 30 डेज़ मोर, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लगेगी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आपको मैंने प्रिस्क्राइब नोट्स दे दिए हैं, आप इनसे अच्छे से पढ़ लीजिए, बट इसके बाद एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, वरना आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे। थैंक यू।